Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shah Zaib. And if you like our work, you can help us to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि यूनिटी के टैब्स क्या होते हैं और उनका क्या रीज़न होता है। फॉर एग्जांपल ये सीन का टैब, हिरार्की का टैब, गेम का टैब, प्रोजेक्ट का टैब, इंस्पेक्टर का टैब, ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि यूनिटी में ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कलर कैसे करते हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, पेरेंट चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जब आप क्रिएट कर लोगे तो उसको रोटेट कैसे करोगे, उनका साइज इंक्रीज डिक्रीज कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट्स की आप पोजीशन कैसे चेंज करोगे, पोजीशनिंग क्या होती है, आप यूनिटी में जूम कैसे करते हो, जूम आउट कैसे करते हो, ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कैसे करते हैं, और यूनिटी में कोई भी चीज अगर आपको इंपोर्ट करनी हो तो वो इंपोर्ट कैसे करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये सीन का टैब है और ये गेम का टैब है। ठीक है, अब आपको पता है सीन का टैब किस लिए होता है, गेम का टैब किस लिए होता है, हिरार्की का टैब, ये सारे टैब्स के बारे में आपको पता है, आप इससे फैमिलियर हो। तो चलें हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, गेम ऑब्जेक्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर, जो सा ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होता है गेम बनाते वो आप ले लेते हो। तो फिलहाल हम जाते हैं कि 3D गेम ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे हम 3D, ये वाले 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, समझ आ गई। हम यहाँ से क्यूब लेते हैं। तो ये देखें, जैसे ही मैंने क्यूब पे क्लिक किया तो सीन के अंदर क्यूब आ गया और गेम के अंदर हमें कैसे नजर आएगा ये क्यूब, गेम के अंदर हमें ऐसे नजर आएगा। और एक बात आपने और नोट की है, वो ये कि पहले यहाँ पे क्यूब नहीं था, अब जैसे ही मैंने क्यूब क्रिएट किया, सीन में जैसे ही क्यूब आया तो वो यहाँ पे क्यूब आ गया। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हिरार्की के टैब में सीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे हिरार्की के टैब में हम देख सकते हैं। तो अभी देखो कितने टैब्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं सीन में, एक कैमरा है, एक डायरेक्शनल लाइट है और एक क्यूब है। समझ आ गई बात। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंस्पेक्टर का टैब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ होता है उसकी डिटेल्स इसके अंदर आ रही होती है इंस्पेक्टर के टैब में। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्शनल लाइट में क्लिक करता हूँ। अभी हमने क्यूब डिक्लेयर किया है ना, अभी हमने क्यूब क्रिएट किया है एक गेम ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी हम इंस्पेक्टर के टैब में देख सकते हैं। अभी आप ये देख सकते हो, ये इसको मैं इस तरह करता हूँ तो ये जो सा छोटा हो जाता है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाता है। ये देखो, ये इस पे क्लिक करता हूं तो ये एक्सपैंड हो जाता है। तो बेसिकली इंस्पेक्टर के अंदर ये इस क्यूब, ये जो गेम ऑब्जेक्ट है इसके ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये इसके पीसीज हैं। अब इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, एक ये ट्रांसफॉर्म का है, एक ये क्यूब का है और एक ये बॉक्स कोलाइडर है, एक ये मैश रेंडर है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, और ये मटेरियल्स, और उसके अलावा ये एक आप ये देख सकते हो। तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 और एक मिनट इसको अनएक्सपेंड करते हैं, 4 और ये वाला 5। तो इसके कितने कंपोनेंट्स हुए, 5 कंपोनेंट्स हुए। यू गॉट इट। तो बेसिकली मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं ना तो इंस्पेक्टर में ये जो नजर आ रहे होते हैं ये इस ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं। समझ आ गई। आज की इस वीडियो में हम ये ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ये हम सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर ऑब्जेक्ट के इसी तरह ये कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए सबसे पहले ट्रांसफॉर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ना, ये आपने याद कर लेनी है। देखो ये ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है, जिस ऑब्जेक्ट पे अभी हम काम कर रहे हैं। तो अभी देखो क्यूब मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना यहाँ से, तो ये क्या है, क्यूब का जो है मुझे ट्रांसफॉर्म दिखा रहा है कि आपने क्यूब सेलेक्ट किया हुआ है। समझ आ गई बात। ओके, अब ट्रांसफॉर्म के अंदर 3 चीजें हैं। पहला क्या है, पोजीशन, सेकंड है आपके पास रोटेशन और थर्ड है आपके पास स्केल। तो ट्रांसफॉर्म पोजीशन हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्म इसको हम पढ़ते हैं रोटेशन, ट्रांसफॉर्म स्केल, इस तरह करके हम इसको पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात। ट्रांसफॉर्म पोजीशन का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसकी पोजीशन क्या है सीन के अंदर। ट्रांसफॉर्म रोटेशन का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है सीन के अंदर उसकी क्या रोटेशन है। ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल का मतलब ये है कि जो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है उसका साइज क्या है। समझ में आ गई। अभी हम इसको चेंज करके देखते हैं, मैं भी आपको बताता हूं। तो आप ये देखो, अभी ये ऑब्जेक्ट इधर है, तो अब बात इस तरह की, सबसे पहले हम पोजीशन को समझते हैं। तो देखो सीन कितना बड़ा है, यहाँ पे लाइट वहां पे पड़ी हुई है। देखो मैं लाइट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो वो लाइट ये है और क्यूब ये है, सॉरी ये कैमरा यहाँ पे है।
और क्यूब ये है, जब हम डबल क्लिक करते हैं ना किसी चीज के ऊपर तो वो हमें उसको उसके ऊपर फोकस कर देता है। तो मैं क्यूब के ऊपर फोकस करता हूँ तो देखो क्यूब ले आया है। लाइट के ऊपर फोकस करता हूँ तो वो लाइट को ले आता है सामने। कैमरा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कैमरे के ऊपर ले आता है। तो अभी हम क्यूब की बात कर रहे हैं, तो मैं क्यूब के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली आपको बताना ये चाहता हूँ कि इतनी बड़ी, देखो इतना बड़ा सीन है, हमें क्या पता कि जो क्यूब है इतने बड़े सीन में कौन सी जगह पे पड़ा हुआ है, जो कैमरा पड़ा हुआ है वो कौन सी जगह पे पड़ा हुआ है, इसी तरह डायरेक्शनल लाइट जो पड़ी है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, उसकी क्या पोजीशन है सीन के अंदर। तो वो ये देखने के लिए उसकी पोजीशन होती है। पोजीशन हमें क्या बताती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सीन के अंदर कौन सी जगह पे पड़ा हुआ है। समझ आ गई? तो पोजीशन के तीन आगे और चीजें होती हैं, तीन इसको चीजों में डिवाइड किया गया। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जी एक्सिस। यू गॉट इट? अच्छा, फर्दर पोजीशन के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि यूनिटी के अंदर हम जूम इन कैसे करते हैं और जूम आउट कैसे करते हैं। तो यूनिटी पे काम करते हुए अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आपके पास माउस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, सीन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो माउस का स्क्रॉल वाला बटन होता है उसको अगर हम आगे करते हैं तो देखो जूम हो गया। अगर हम उसको बैक मूव करते हैं तो ये जूम आउट हो गया है। समझ आ गई? तो मैं दूर से अब क्यूब को देख सकता हूँ। अगर मैंने जूम करना है तो मैं क्या करूंगा, इस तरह करके स्क्रॉल आगे करूंगा तो इस तरह क्या होगा, जूम हो जाएगा। क्लियर? तो अब आपने यूनिटी में किसी ऑब्जेक्ट को सीन के अंदर जूम करना और जूम आउट करना सीख लिया है। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं। माउस का स्क्रॉल को मैंने उल्टी तरफ बैकवर्ड घुमाया है। ओके, अब मैं क्यूब पे क्लिक करता हूँ। क्यूब पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे पोजीशन चेंज होगी, इसका मतलब है वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ पोजीशन चेंज होगी, इसका मतलब है जी एक्सिस पे पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, तो चले एक्स अभी 0 है ना, तो मैं यहाँ पे 3 करता हूँ। ये देखो मैंने 3 किया, देखना क्यूब मूव होगा या नहीं। ये क्यूब है आपके पास, तो मैं यहाँ से 0 की जगह 3 लिखता हूँ। तो ये देखो मैंने 3 लिखा तो वो पहले वहां पे था, अब क्यूब यहाँ पे आ गया। समझ आ गई? अब दोबारा इसको मैं मिटाता हूं और मैंने यहाँ पे 0 किया तो देखो पोजीशन वापस हो गई है उसकी। अब मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो देखो क्यूब फिर इस तरह हो गया है। इसको मिटा के मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, फिर क्यूब मूव हो रहा है। समझ आ रही है बेसिकली? तो ये इसकी पोजीशन है जब एक्स एक्सिस पे। अगर मैं यहाँ से इसको 2 करता हूँ, देखना आप क्यूब ऊपर होगा। ये देखो ये आपका गेम है। अभी मैं यहाँ पे माउस रख रहा हूँ, इसकी पोजीशन ये है और यहाँ से मैं वाई एक्सिस थे ना, इसकी पोजीशन चेंज करूंगा। देखना क्यूब वाई एक्सिस पे ऊपर आता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 0 की जगह 3 लिखा तो वो देखो 3 लिखा है, माउस आपके सामने है तो क्यूब ऊपर हो गया है। समझ आ गई बात? तो ये होता है वाई एक्सिस पे पोजीशन। अब मैं दोबारा 0 लिखता हूँ तो देखना माउस वाली पोजीशन पे वो आ जाएगा। तो ये देखो मैंने 0 लिखा, वहां पे दोबारा क्यूब नीचे आ गया। ठीक है, तो और जो जी एक्सिस है यहाँ पे क्या होता है, ये जी एक्सिस पे क्यूब मूव होता है। तो मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो वो देखो क्यूब दूर चला गया है, जी एक्सिस पे मूव हो गया है। ठीक है, अगर मैं 0 करता हूँ तो वो वैसे से आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो हम उसकी पोजीशन ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखो, ये मैंने यहाँ पे पोजीशन वाले एक्स वाले पे आए तो ये 2 एरोस से बने हुए आ गए हैं साइड पे। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और फिर इस तरह करता हूँ तो वो देखो इस तरह उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इधर करता जा रहा हूँ तो क्यूब इधर मूव होता जा रहा है, अब इधर करता जा रहा हूँ तो ये इधर मूव होता जा रहा है। समझ आ गई? आप इस तरह भी करके चेंज कर सकते हो। तो इस तरह करके हम पोजीशन चेंज करते हैं। समझ आ गई? दोबारा मैं इसको 0 कर देता हूँ। ओके, अब हम आते हैं रोटेशन के ऊपर। रोटेशन का ये मतलब होता है कि वो रोटेट कितना हो रहा है। तो बिल्कुल जिस तरह पोजीशन हमने चेंज की है ना, इसी तरह ये क्यूब पोजीशन भी इसकी चेंज होगी। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह क्लिक करता हूँ, इस तरह करता हूँ तो देखना क्यूब एक्स एक्सिस पे रोटेट होगा। वो देखो रोटेट हो रहा है, ये देखो यहाँ से मैं इसको फिर चेंज करता हूँ रोटेशन इसकी। ये देखो क्यूब रोटेट हो रहा है ना, तो ये देखो क्यूब रोटेट हो रहा है। तो इस तरह करके हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। इस तरह एक्स एक्सिस पे रोटेशन होगी। अब मैं वाई एक्सिस पे इसकी रोटेशन करता हूँ, इस पे क्लिक किया और इस तरह करता हूँ। वो देखो क्यूब रोटेट हो रहा है, तेजी से करता हूँ, ये देखो इस तरह करके रोटेट हो रहा है। समझ आ गई बात की? इसी तरह जी एक्सिस पे अगर मैंने इसको रोटेट करवाना है, घुमाना है, रोटेशन का मतलब घुमाना होता है। रोटेट करता हूँ तो देखो वो जी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तेजी से करता हूँ, तेजी से उसकी रोटेशन चेंज होगी। समझ आ गई बात? तो अब देखो अभी मैंने रोटेशन चेंज की है ना, तो मैं ये चाहता हूं कि जो इसकी पुरानी वाली रोटेशन थी वो हो जाए। तो उसके लिए मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूं। तो कर देखो मैंने अभी जी की क्या वैल्यू है 21, तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूं तो देखो दोबारा 0 हो गया है। कंट्रोल जी किस लिए यूज होता है यूनिटी में? कोई भी चीज अगर आपने की है तो आप वापस पहले वाली लेके आने चाहते हो तो कंट्रोल जी प्रेस करोगे। इन शॉर्ट कंट्रोल जी अंडू करने के लिए यूज होता है। यू गॉट इट? अब बिल्कुल इसी तरह स्केल किस लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए, ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए, ऑब्जेक्ट को स्मॉल करने के लिए। तो ये क्यूब है, आप इसको एक्स एक्सिस से अगर बड़ा करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं 10 लिखता हूँ एक्स एक्सिस पे। तो ये देखो मैंने 10 लिखा तो उसका साइज बड़ा हो गया।
ठीक है। और अगर अब मैं दोबारा इसको 0 करता हूँ तो साइज छोटा हो गया, समझ आ की बात की। अब मैं 1 करता हूँ तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे मैं 10 करता हूँ तो देखना वाई एक्सिस पे बड़ा होगा, इस तरह करके ऊपर नीचे करके बड़ा होगा। तो ये मैं 10 किया तो देखो इस तरह करके बड़ा हो गया। अब दोबारा इसको मैं 1 करता हूँ और फिर जी एक्सिस पे करता हूँ तो ये देखो जी एक्सिस पे बड़ा हो गया। समझ आ गई बात। इस तरह करके स्केल का बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता था कि स्केल का मतलब होता है साइज को इंक्रीज करना, रोटेशन का मतलब होता है घुमाना, और पोजीशन का मतलब होता है कि उसकी क्या पोजीशन है। क्लियर? ओके, तो ये भी आपने ना ऐसे किया है, यहां से भी आप चेंज कर सकते हो पोजीशन, रोटेशन वगैरह को। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ज्यादा हम गेम्स में यूज करेंगे वो ये है, वो देखो आप यहाँ पे ये वाले जो बटन्स हैं इसके बारे में मैंने आपको आज पढ़ाना है। तो ये देखो ये वाला जो टूल आपको नजर आ रहा है, हैंड बना हुआ है, इसको हम कहते हैं हैंड। ये किस लिए यूज होता है? सीन के अंदर आपने इधर देखना है या उधर मूव करना है तो उसलिए यूज होता है। देखो अभी मैंने हैंड सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैं आगे पीछे देख सकता हूँ। समझ आ रही है बात की? आगे पीछे मैं मूव कर सकता हूँ सीन के अंदर, मैं देख सकता हूँ इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। समझ आ गई बात? ओके, तो उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है? जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होता है ना उसको मूव करता है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे मेरे पास 3 कलर के एरोज बने हुए आ गए हैं। तो ये देखो ग्रीन वाला जो एरो है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? वाई। जो एक्स वाला एरो है इसका क्या, इसके साथ रेड बना हुआ है, और जो जी वाला एरो है उसके साथ ब्लू है। समझ आ गई? तो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये हायरार्की में आए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे उसको मूव करना चाहता हूं तो मैं इस तरह क्लिक करूंगा तो ये देखो एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है। ये इस तरह बैक करूंगा तो वो उधर मूव होगा। समझ आ गई? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर करना चाहता हूँ, ये देखो ये गेम में है ऑब्जेक्ट, तो ये मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे करने के लिए इसको मैं ऊपर करूंगा और नीचे करना है तो इसको मैं नीचे करूंगा। समझ आ गई बात? और ये ब्लू वाला है, जी एक्सिस पे मूव कराना है, मैं इसको इस तरह करूंगा, सिर्फ जी एक्सिस पे ही मूव होगा, एक्स और वाई पे मूव नहीं होगा। समझ आ गई इसकी? तो ये वाला किस लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो आपने सिलेक्ट किया होता है। फिर उसके बाद ये वाला आता है बटन, इस पे हम क्लिक करते हैं, जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया होता है ना उसकी रोटेशन चेंज करने के लिए यूज होता है। इस पे भी देखो 3 कलर की लाइन है, ग्रीन, ब्लू और रेड। रेड लाइन हमेशा एक्स एक्सिस की होती है, ग्रीन लाइन वाई एक्सिस की और ब्लू वाली लाइन जी एक्सिस की। अगर आप भूल भी जाओ तो ये सामने आपके बना हुआ है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ब्लू कलर के साथ जी है, एक्स रेड के साथ है, और ये जो ग्रीन है वो वाई के साथ है। चलो अब इसको रोटेट करते हैं, ग्रीन वाली लाइन को पकड़ते हैं यहाँ से और इसको ऐसे करते हैं तो वो देखो अब ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। समझ आ गई बात? इसी तरह अगर मैंने इसको इस तरह रोटेट करना है तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। इसी तरह येलो एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट को। समझ आ गई बात की? ओके, तो उसके बाद ये वाला आता है बटन, ये जो आपका यहाँ से थर्ड वाला है ना, ये स्केल, ये इस तरह करने के लिए आता है। आप इस तरह भी स्केल चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट का, इस तरह भी चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसकी रोटेशन यहाँ पे आते हैं 0 कर लेते हैं, और वाई एक्सिस पे भी यहाँ पे 0 कर लेते हैं, और जी एक्सिस पे भी 0 कर लेते हैं। समझ आ गई बात? अब हमें स्केल इसका इंक्रीज करना है। अब सपोज करो जी एक्सिस पे मैंने स्केल इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको ऐसे करके मैं पुश करूंगा, माउस को मूव करूंगा तो देखो ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है। फिर ये रेड कलर से इसको ऐसे करूंगा, इस तरह बड़ा हो रहा है, और ये इस तरह भी करके बड़ा कर सकता हूँ। समझ आ गई बात की? तो ये देखो ये किस्म का फ्लोर नहीं बन गया, ये देखो मैंने फ्लोर बना ली है। समझ आ रही है बात की? तो बेसिकली ये सारी चीजें पढ़ाई आपको इसलिए हैं ताकि आप कोई ऑब्जेक्ट वहां से लो, उसको अपनी मर्जी से क्रिएट कर लो। अब मैंने वो क्यूब लिया था, देखो उस क्यूब का मैंने क्या हाल किया है, मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह छोटा करता हूँ, यहाँ से मुझे नजर आ रहा है, और उसके बाद यहाँ से इसको हम ऐसे करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया? फ्लोर बन गया। समझ आई बात की? इसी तरह आप और भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा गेम ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, गेम ऑब्जेक्ट, और यहाँ से स्फीयर लेता हूँ। तो ये देखो मैंने स्फीयर लिया, लेकिन अभी वो मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये देखो ये स्फीयर है, ये बॉल सी, और नीचे क्यूब है। तो मैं इसको थोड़ा सा बॉल को ऊपर करता हूँ तो तब मुझे सही नजर आएगी। तो मैं यहाँ से आता हूँ, ये बॉल को मैंने सिलेक्ट किया स्फीयर, ये इस पे क्लिक किया और थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। ये देखो मैंने, अब आपको सही नजर आ गई है ना बॉल? देखो ये बॉल है। अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखो बॉल को हमें करीब से दिखा रही है। तो ये बॉल हमने क्रिएट की है। अब आप मुझे ये बता, आपको बाद में ये बताना चाहता हूँ कि आपने बॉल कब क्रिएट करनी है, क्यूब कब लेना है, हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टीज है, उसकी एक शेप है, आपने कब यूज करना है। अब देखो आपने फुटबॉल वाली गेम बनानी है तो उसमें जो फुटबॉल होगा उसके लिए आप क्या क्यूब लोगे? क्यूब क्या होता है? उसकी तो साइड्स होती हैं, कोने होते हैं। तो फुटबॉल के तो कोने नहीं होते, उसके लिए डेफिनेटली आप स्फीयर ऑब्जेक्ट लोगे क्योंकि स्फीयर बॉल की तरह होता है। तो जस्ट स्फीयर लोगे और इसका कलर फुटबॉल वाला कर दोगे तो वो फुटबॉल बन जाएगा। समझ में आई बात की कि क्यूब कब लेना है? जब आपने वॉल्स बनानी है तो वॉल्स के कोने होते हैं, तो वॉल के लिए आप बॉल वाला ऑब्जेक्ट तो नहीं ले सकते क्योंकि बॉल तो गोल होती है, सर्कल शेप में होती है। उसके लिए आप क्यूब लोगे और इस तरह करके उसको स्केल कर लोगे और वॉल्स बना लोगे।
समझ आई बात। इसी तरह आपको अगर कोई और ऑब्जेक्ट चाहिए, आप दोबारा 3D में आते हो, यहाँ से आप कैप्सूल लेते हो, ये देखो आपके पास कैप्सूल आ गया है, आप इसको इधर मूव करो। समझ आ रही बात की। अब अगर आपने कैप्सूल तरह का कोई ऑब्जेक्ट लेना है, ये देखो कैप्सूल आ गया है, इस तरह की आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, इस तरह की शेप है तो आप ये यूज करोगे। इसके साथ आप और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। यहाँ से हम लेते हैं अब सिलेंडर लेते हैं, तो देखो सिलेंडर ये वाली शेप होती है। तो मैं कहना आपको ये चाहता हूँ कि जो शेप आपको चाहिए ना वो आपने लेना है। हम दोबारा इसको जूम आउट करते हैं तो ये देखो कितने सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, ये वाले सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। अब ये देखो कि हर ऑब्जेक्ट की सेम प्रॉपर्टीज हैं। देखो क्यूब पे क्लिक करता हूँ तो इसका भी ट्रांसफॉर्म है, स्फीयर पे क्लिक करता हूँ इसका भी ट्रांसफॉर्म है, इसकी पोजीशन है, इसका स्केल है, ये आपने चेंज करके देखने हैं। कैप्सूल पे करता हूँ वो भी है, सिलेंडर पे करता हूँ वो भी है। तो इस तरह करके हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, और कौन सा ऑब्जेक्ट हम कब लेते हैं, जो सा हमें जरूरत होता है ना हम उस वक्त लेते हैं। तो ये 3D ऑब्जेक्ट के अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। देखो इफेक्ट्स में आते हैं, पार्टिकल सिस्टम है, ये जो गेम ऑब्जेक्ट, जब हम गेम खेलते हैं ना तो रेन वगैरह होती है, स्नो हो रही होती है, या आग जल रही होती है, तो वो पार्टिकल सिस्टम से लेते हैं। देखो पार्टिकल सिस्टम मैंने क्रिएट किया तो ये देखो ये ऊपर शोले से करके निकलना शुरू हो गए हैं, पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं। तो आग इस तरह करके जनरेट होती है, वो इससे होती है। समझ आ गई बात। ओके, उसके बाद आप इफेक्ट्स में ये और भी होते हैं, इनका भी यूज होता है, जब मैं यूज होंगे ना फिर बताऊंगा। उसके अलावा गेम में आपने देखा होगा लाइट होती है, डायरेक्शनल लाइट्स, तो लाइट्स यहाँ से हम यूज करते हैं। उसके अलावा जब गेम में आपको म्यूजिक वगैरह बजाना होता है, लगाना होता है, ठीक है, तो वो कहाँ से होता है, वो ऑडियो, ये उसके लिए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑडियो के लिए, ठीक है, म्यूजिक के लिए। उसके अलावा वीडियो के भी ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपने वीडियो चलानी है। उसके अलावा UI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर गेम में यूज होते हैं। जो बटन्स वगैरह होते हैं, ये देखो बटन का ऑब्जेक्ट है। जो बैकग्राउंड्स होते हैं उसके लिए ये, जो टेक्स्ट आप लिखते हो वो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपके पास हैं। तो ये जब हम UI बनाएंगे, बटन्स वगैरह लगाएंगे ना, उसका जो मेन्यू जिसको आप कहते हो, बैकग्राउंड्स वगैरह कहते हो, तो उसमें हम ये क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल आपको मैंने ना इतना सिखाना था कि हर ऑब्जेक्ट के ना कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्रांसफॉर्म होता है, रोटेशन होती है, स्केल होता है। तो इसके बारे में अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, इसको चेंज करना है, ताकि बेसिकली जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जूम आउट कैसे होता है, जूम इन कैसे होता है, ये चीजें आपने सीखनी है। आपको बेसिकली अभी मैं ना आपका यूनिटी के ऊपर हाथ सेट करवा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसके इंटरफेस से आप फेमिलियर हो जाओ, आपको पता चल जाए कि कौन से टैब पे क्या होता है, किस तरह चीजें होती हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें जब डिलीट करना होता है तो वो कैसे करते हैं। अब देखो सपोज करो ये पार्टिकल सिस्टम था ना, इस पे क्लिक करता हूँ तो मैंने अगर इसको डिलीट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। एक ऑप्शन मेरे पास ये कि मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करता हूं तो ये देखो यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है, तो ये डिलीट हो जाएगा। देखो पार्टिकल सिस्टम खत्म हो गया। समझ में आ गई बात। अब उसी तरह आपको कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट करना आ गया है, समझ आ गई। एक मेथड ये डिलीट करने का। सेकंड मेथड ये, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करो तो ये देखो सिलेंडर को मैं डिलीट करना चाहता हूँ ना, सिलेंडर मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस किया तो वो डिलीट हो गया। समझ में आ गई बात। तो इस तरह करके हम ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। क्रिएट तो करना आपको मैंने सिखा दिया है। ओके, अब हम सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कैसे करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सी जगह पे यूज होता है कि जब आपने एक ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट कर दिया तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसी तरह का आप बनाना चाहते हो तो स्टार्ट से तो नहीं ना बनाओगे, आप उसी को कॉपी कर लो और उसी को यूज कर लो दोबारा। डुप्लीकेट करने का बहुत फायदा होता है, यानी उसी तरह की एक और कॉपी बनाई। तो उसके दो मेथड्स हैं। अब जिस ऑब्जेक्ट को आपने डुप्लीकेट करना है, सपोज करो मैंने कैप्सूल को करना है ना, तो मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, ये डुप्लीकेट लिखा हुआ है तो यहाँ से डुप्लीकेट हो जाएगा। ये समझ आ गई। अब थोड़ा सा इसको मैं आगे करता हूँ तो ये देखो आप गेम में दो कैप्सूल हो गए हैं, ये वाला और एक ये वाला। तो डुप्लीकेट करना भी आपको आ गया। एक और मेथड है डुप्लीकेट करने का जो मोस्टली हम यूज करते हैं। आप कंट्रोल और डी प्रेस करो तो देखो कैप्सूल 1 था ना, अब एक और कैप्सूल हो गया। तो आप देखना अब आपके पास गेम में 3 कैप्सूल हो गए होंगे। तो ये देखो गेम में 3 कैप्सूल हो गए हैं, 1 2 3। समझ आ गई। अब आपको ऑब्जेक्ट डिलीट करना भी आ गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी आ गया, ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना भी आ गया। अगर आपने रीनेम करना है तो राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये हमने राइट क्लिक किया और ये देखो ये रीनेम है। तो यहाँ से आप इसको रीनेम करके यहाँ से आप इसको कैप्सूल और इसको अंडरस्कोर करके ना हम रख लेते हैं कि स्पेशल कैप्सूल, यानी ये वाला जो कैप्सूल है वो स्पेशल है। तो जो मर्जी आप नाम इसका रीनेम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह करके हम ऑब्जेक्ट को रीनेम भी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी है, यहाँ से कॉपी पेस्ट वगैरह ये भी हम यूज करेंगे वक्त के साथ साथ। फिलहाल इतना काफी आपके लिए। ओके, इतनी सारी चीजें आपने सीख ली हैं, ये वाले सारे टूल्स आपने सीख लिए हैं। अब एक टूल ये वाला रह गया था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करते हैं। इस पे प्रेस किया और ये डिलीट किया तो डिलीट हो गए, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये स्फीयर पे क्लिक करते हैं
देखो डबल क्लिक किया, यहाँ पे आप क्लिक करोगे 2D का आपको बटन नजर आ रहा है, तो ये इस पे क्लिक करोगे तो ये सीन में आपको ना 2 डायमेंशनल तरह से नजर आएगा, और इस पे करोगे तो आपको 3 डायमेंशनल तरह से नजर आएगा। तो जिस तरह से आपको सूट करता है ना उस तरह करके आप इसको एडजस्ट कर लो। मैं इस तरह करता हूँ। अब देखो बॉल का साइज ना मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है, तो मैं इस तरह करके भी बॉल का साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। ये देखा है, इस तरह भी करके बॉल का साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। ये देखो बॉल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला टूल भी इसलिए होता है। समझ में आ गई बात? तो अभी मैंने आपको जितने टूल्स सिखाए हैं बताए हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीजें रह गई हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स, पेरेंट चाइल्ड ऑब्जेक्ट जब ज्यादा होंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट और पेरेंट चाइल्ड कैसे करते हैं, और जो इंपोर्ट करना और कलर्स वगैरह कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट को। हम छोटा सा कोई सीन क्रिएट करेंगे बहुत मजे का, और उसको कलरिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल उसके लिए आपकी इसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, ट्रांसफॉर्म की बहुत जरूरी है। होता बेसिकली यही यूज है गेम के अंदर। क्या करते हो कि हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई पोजीशन होती है, फायर कर रहे होते हो, ठीक है, गाड़ी की कोई ना कोई पोजीशन होती है, फायरिंग वाली में हर चीज की कोई ना कोई पोजीशन होती है, उसका स्केल होता है, जंप कैसे होती है गाड़ी के अंदर। सपोज करो ये आप देखो, ये आपके पास बॉल है ना, तो सपोज करो ये कोई बंदा है, ये कोई पर्सन है, आपने इसकी जंप करानी है, तो जंप कैसे कराओगे? ये देखो ये पोजीशन है, ये लिखी हुई, आप यहाँ पे इसकी पोजीशन 3 कर दो, वो देखो ऊपर आ गया, दोबारा कंट्रोल Z करो तो ये नीचे आ गया। तो गेम में जंप ऐसे ही होती है, पोजीशन एक दफा हम उसकी चेंज करते हैं, वो पोजीशन नीचे आ जाता है वापस, तो इस तरह जंप हो जाती है। तो ये बेसिकली ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, और ये कोशिश करो सारे ऑब्जेक्ट्स अपनी तरफ से यूज करो, जितनी समझ आती है उतना ठीक है, बस जितना मैंने बताया इतना काफी है फिलहाल के लिए। जैसे जैसे हम गेम बनाएंगे कोई ना कोई आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज।